नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। आज हम कुछ शानदार चीज़ें सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं सिक्स सिग्मा के बारे में। तो मेरे साथ में जुड़े रहिए। हमारा आज का जो सेशन रहेगा, इसमें हम सिक्स सिग्मा का जो लियन कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे। इसके अलावा इसके जो अलग अलग तरह के वेस्ट हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और दूसरी बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें जिनका उपयोग करके या जो आपके आने वाले सिक्स सिग्मा की जो पूरी लाइफ जो जर्नी है उसमें यूज होंगी, तो उनके बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे, पता करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। चलिए, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। देखिए, जब भी आप सिक्स सिग्मा के बारे में बात करते हैं तो दो टर्म आप हमेशा पैरेलली यूज़ करते हैं। पहली है लियन और दूसरी है सिक्स सिग्मा। जनरली इसे कहा जाता है लियन सिक्स सिग्मा। तो पहली चीज़ हम समझते हैं लियन क्या होता है। लियन मतलब किसी चीज़ को जो एक्स्ट्रा चीज़ हैं उन्हें रिमूव करना या अनप्रोडक्टिव जो चीज़ हैं उन्हें हटाना, उसे ही हम कहते हैं लियन होना। और अगर आपको लियन किसी चीज़ को करना है तो आपको क्या हटाना पड़ेगा? वेस्ट। मैं इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि कोई एक व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है। तो मोटा है इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके आसपास फैट है जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। अगर आपको उस व्यक्ति को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है तो जो फैट है उस फैट को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसकी बॉडी के अंदर से जितने भी वेस्ट हैं उन्हें बाहर करना पड़ेगा। तो ये जो वेस्ट को रिमूव करने का जो तरीका है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये पूरा का पूरा कवर होता है या पूरा का पूरा एड्रेस किया जाता है लियन फिलोसफी के द्वारा। तो लियन का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दुबला करें, उसके अंदर जितनी भी अनप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं उन्हें बाहर करें। ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो नॉन वैल्यू एडेड हैं उन्हें आप बाहर करें। तो आप जब इन्हें बाहर करते हैं तो उसे ही आप कहते हैं वेस्ट रिमूवल। तो वेस्ट रिमूवल कई तरह का हो सकता है कि कुछ अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रहे हों, अननेसेसरी अप्रूवल्स की आपको ज़रूरत हो जो कि किसी तरह की वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो सकता है कि कुछ प्रोसेस में बार बार चेक्स लग रहे हों जिनके कारण आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, पर यह इस तरह के वेस्ट की ज़रूरत नहीं, इस तरह के चेकिंग की ज़रूरत नहीं हो या वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रही हो। तो इन सारी चीज़ों को हटाना ही लियन एक्टिविटी कहलाता है। और ये जो आप वेस्ट को इसको रिमूव करते हैं इसे ही हम वेस्ट रिमूवल कहते हैं या इसे हम लियन कहते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी लियन सिक्स सिग्मा की जर्नी के अंदर। देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमने थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज वेस्ट? वेस्ट क्या है? Some things that is used in the process that isn't required for a satisfactory outcome। किसी भी सेटिस्फैक्ट्री आउटकम को हासिल करने के लिए कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हटा सकते हैं और जिनसे आपकी प्रोसेस की वैल्यू एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप उसे हटाइए। वो बिल्कुल आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अननेसेसरी टाइम, लेबर और मटेरियल इन प्रोसेस। बहुत सारी एक ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके कारण समय बढ़ रहा हो, लेबर आपकी बढ़ रही हो या मटेरियल प्रोसेस अगर आपका ज़्यादा बढ़ रहा है उसे हटाइए, वो प्योरली बेस्ट है आपके लिए। अब हम एक चीज़ की और बात करते हैं। देखिए, सिक्स सिग्मा में दो चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। पहला वेस्ट रिमूवल। वेस्ट रिमूवल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें हैं। दूसरा है डिफेक्ट। देखिए, डिफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज जनरेट करता है तो यह होती है कस्टमर्स के लिए, और कस्टमर के हिसाब की अगर वो चीज़ें नहीं बनी हैं तो कस्टमर उन्हें कहता है डिफेक्टिव। बेसिकली दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कस्टमर। जो भी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर कस्टमर के हिसाब से चीज़ें नहीं बनाता है तो उसे ही कहा जाता है डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट को कम से कम करना मतलब कस्टमर जो चीज़ चाहता है, जिस चीज़ के लिए पे करने को तैयार है, वही चीज़ें प्रोड्यूस करना। और उन चीज़ों को अगर आप प्रोड्यूस आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसे डिफेक्ट कहना और उस डिफेक्ट को रिमूव करना, यही है सिक्स सिग्मा की अप्रोच। तो अब मुझे लगता है कि आपको दोनों शब्द क्लियर हो गए होंगे, वेस्ट क्या है और डिफेक्ट क्या है। आप इन्हें पकड़ के रखिएगा, ये आपकी पूरी सिक्स सिग्मा की जर्नी में यही काम में आएंगे। चलिए, अब हम देख लेते हैं हमने थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज डिफेक्ट? डिफेक्ट इज अ फेल्यूर टू मीट अ रिक्वायरमेंट इन अ प्रोसेस। डिफेक्ट कॉस्ट मनी। देखिए, डिफेक्ट्स के साथ में कॉस्टिंग जो है एसोसिएटेड है। सीधी सी बात है, कस्टमर जो चीज़ चाहता है अगर आप वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो ना सिर्फ कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा बल्कि साथ ही साथ में आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट भी बढ़ेगी। मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ने के साथ ही साथ में
आपको कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट बढ़ेगी, साथ ही साथ में हो सकता है लीगल एक्सपेंसेस या दूसरे रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस भी बढ़े। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो भी प्रोड्यूस आप कर रहे हैं उसके अंदर डिफेक्ट कम से कम हो और आपकी बॉटम लाइन को ग्रो करने के लिए वेस्ट कम से कम हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वेस्ट और डिफेक्ट इन दोनों चीज़ों को आप प्रॉपरली समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो इस यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना डिफेक्ट और वेस्ट को समझे आप आगे लियन सिक्स सिग्मा की जो चीज़ें हैं उन्हें आप प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, 3 शब्द आप बार बार सुनेंगे अपने सिक्स सिग्मा की जर्नी के अंदर, जो कि लियन का कॉन्सेप्ट है जिसे टोयोटा ने डेवलप किया था। ये 3 शब्द हैं मूडा, मूरा और मूरी। अब मैं बताता हूं आपको मूडा क्या है। आपको मूडा को कम से कम करना है, मतलब आपको जो वेस्ट है वेस्ट को कम से कम करना है। जैसे अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ट्रक है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बट उसमें जो उसका जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वह कम कैपेसिटी के साथ में हो रहा है। तो हम केवल यहाँ पे जो पेलोड है उसको अगर कम दे रहे हैं तो उसका हमने जो उसकी कैपेसिटी है उसको वेस्ट किया है। तो वेस्ट मतलब आपको मूडा को कम से कम करना है। दूसरा है मुरा। मुरा मतलब प्रोसेस के अंदर जो फ्लक्चुएशन है उस फ्लक्चुएशन को आपको कम से कम करने की कोशिश करनी है, ताकि अगर आपका फ्लक्चुएशन कम से कम रहेगा, प्रोसेस आपकी स्टेबल रहेगी। जितनी आपकी प्रोसेस स्टेबल रहेगी उतना ही प्रोसेस के अंदर डिफेक्ट्स आने की संभावना कम होगी। तीसरा है मुरी। मुरी मतलब ओवरबर्डन। आपकी जो भी प्रोसेस है उसको ओवरबर्डन आपको नहीं होने देना है, या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें आपको ओवरबर्डन नहीं करना है। अगर वो ओवरबर्डन होंगे तो सीधी सी बात है उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक समय के बाद में जाके कम होती चली जाएगी। इसलिए आपको जो तीनों तरह के वेस्ट हैं, मूडा, मूरी और मुरा, इन तीनों से बचना है। दैट मीन्स आपको वेस्ट कम से कम करना है, जो आपकी प्रोसेस के अंदर फ्लक्चुएशन है उन्हें कम से कम करना है, और जो भी ओवरबर्डनिंग है उसे भी कम से कम करना है। देखिए, अब हमने वेस्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें बात कर ली है। व्हाट इज़ मूडा। तो वेस्ट के बारे में हम जानते हैं कि जो मूडा है ये जितनी भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं आपकी प्रोसेस के अंदर, ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए आपका कस्टमर आपको पे करने को रेडी नहीं है, या कस्टमर को लगता है कि वो आपकी इस एक्टिविटी के लिए आपको पे नहीं करेगा, वो सब कुछ वेस्ट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपकी कार के बॉटम में आपने अगर अच्छा शानदार पेंट किया है तो डेफिनेट सी बात है कस्टमर उसके लिए पे करने को एग्री नहीं है, क्योंकि वह जो एक्स्ट्रा जो पेंट है वो उसे किसी तरह की कोई वैल्यू एडिशन नहीं देता है। दूसरा का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपकी जो कंपनी है ये पेंट बनाती है, हम जो ट्राउजर और पैंट्स पहनते हैं, और चूंकि अगर आप रेडीमेड बनाते हैं तो आप एक लेंथ से ज़्यादा की अगर कपड़ा अगर यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा अगर कपड़ा देंगे अपने पेंट को सभी कस्टमर्स के हिसाब से मैनेजेबल बनाने के लिए, तो हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है वो उस एक्स्ट्रा कपड़े का चार्ज देने को तैयार नहीं हो, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है अगर उसकी हाइट कम है या पर्टिकुलर जिस टेरिटरी में आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं उस टेरिटरी के अगर लोगों की हाइट कम है और अगर आप एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा देंगे तो आपका भी लॉस और कस्टमर आपको उसके लिए पे नहीं करेगा। तो ये भी एक तरह का मूडा है। तो इस तरह के मूडा से आपको बचना है, पहली चीज़। और ये मूडा कौन कौन से हो सकते हैं, आप उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ये अब हम समझेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक नाम मेंशन किया हुआ है, ताइची ओहनो, जो कि चीफ इंजीनियर थे टोयोटा के। उन्होंने 7 तरह के मूडा आइडेंटिफाई किए थे और उन्हें एक्सप्लेन किया था। तो चूंकि जो लियन फिलॉसफी है ये पूरी तरह से टोयोटा के सिस्टम से होके आई है, इसलिए आप जब भी देखेंगे कि आप जब लियन के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टोयोटा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए किसी पर्सन का नाम जरूर आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे मूडा हैं या वेस्ट हैं ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, ताकि उन्हें आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए। एक तरह का मूडा है ओवर प्रोडक्शन। अगर आप लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये होता है एक तरह का मूडा या एक तरह का वेस्ट। करेक्शन, अगर आपके प्रोडक्ट में आपको बार बार करेक्शन करना पड़ रहा है तो ये भी एक तरह का वेस्ट है। इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री की पाइल बहुत बड़ी है तो भी एक वेस्ट है। मोशन, कन्वेंस, ये भी एक तरह का वेस्ट है।
ओवर प्रोसेसिंग और वेटिंग। अगर आपको हो सकता है कि पहली बार में चीज़ें याद ना हो, तो हमने इसे याद करने के लिए एक एब्रीवेशन बनाया हुआ है। अब दो एब्रीवेशन है, आप इसको अगर देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है COWICOM, को आई कॉम, करेक्शन, इन्वेंट्री, मोशन, करेक्शन, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, इन्वेंट्री और एक कन्वेंस, ओवर प्रोसेसिंग और मोशन। तो आप इसे काउ आई कॉम के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। इसी तरह से CCO विम के नाम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको याद रखना हो उस तरह से आप इसे याद रखिए। पर ये जो 7 तरह के वेस्ट हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपको लीन करना है तो इन्हीं 7 तरह के वेस्ट को आपको बाहर निकालना रहेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ओवर प्रोडक्शन। देखिए, ओवर प्रोडक्शन होता क्या है? आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा चीज़ें अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये हो गया आपकी प्रोसेस के लिए ओवर प्रोडक्शन। हो सकता है कि आपको अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए X यूनिट की ज़रूरत हो, बट अगर आप X प्लस डेल्टा अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये हो गया ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करना चाहिए, जिसमें हो सकता है कि आप एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप अलग एक्सेल का यूज़ करके, या अगर आप कुछ अलग तरह से डाटा मेंटेन करते हैं तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि कितना हम मिनिमम लेवल रखें, ताकि हमारे अगर कस्टमर्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और हमारा जो प्रोसेस है उसके ऊपर अचानक से बर्डन भी ना आए। अब देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि आप एक समोसा शॉप चलाते हैं, एक ऐसी दुकान चलाते हैं जहाँ पे से कि समोसे बेचे जाते हैं। आपकी अगर डेली कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है कस्टमर्स की, आपकी दुकान पे अगर लगभग 50 कस्टमर्स आते हैं किसी एक पर्टिकुलर समय में, सुबह 11 बजे के आसपास अगर 50 कस्टमर आते हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको लगभग 11:45 बजे के आसपास आपको 50 समोसे तैयार होने चाहिए, ताकि कस्टमर्स आते जाएं, आप उन्हें सर्व करते जाएं। और अगर किसी कारण से कस्टमर्स की क्वांटिटी अचानक से बढ़ती है, संख्या अगर अचानक से बढ़ती है, तो आप उन्हें फिर से रिप्रोड्यूस कर सके। आपको इतना बफर स्टॉक भी लेकर चलना है। तो आपको कितना ओवर प्रोडक्शन करना है ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, साथ ही साथ में कस्टमर नेचर के ऊपर, आपका किस तरह का बिजनेस है। देखिए, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ओवर प्रोडक्शन करके रखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वर्क इन प्रोग्रेस आपको मेंटेन करना पड़े, ताकि जैसे ही आपका कस्टमर आएगा वैसे ही आप उसे सर्व कर पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जितना भी ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, वो ड्रिप इरिगेशन की जो इंडस्ट्री है उसमें ज़रूरी है कि आप पूरे साल भर प्रोडक्शन करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसी में सबसे ज़्यादा आपका स्टॉक सेल आउट होता है। पर उतना आप बना के एकदम से नहीं आप उस वक्त हमेशा तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए उस वक्त आपको बना के रखना है, पर कितना बना के रखना है, कितनी आपकी कैपेसिटी है, इसे आपको समझना है और ध्यान रखना है। चलिए, अब हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेंशन की हुई है एक बार उसे समझ लेते हैं। ए प्रोडक्ट, पार्ट और सर्विसेज वाज प्रोड्यूस्ड टू फास्ट एट ए रॉन्ग टाइम और टू मच क्वांटिटी फॉर द प्रोसेस। तो आपको जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर बना रहे हैं तो वो सीधी सी बात है आपके लिए एक तरह का ओवर प्रोडक्शन है और वो वेस्ट है। ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ टेंजिबल आउटकम्स फॉर ए प्रोसेस, दिस आउटकम्स डोंट हैव टू बी फाइनल और एंड प्रोडक्ट आर सेड प्रोसेस। ये जितने भी ओवर प्रोडक्शन के जितने भी स्टेप्स होंगे ये तब ज़्यादा यूजफुल, मतलब इन तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा लगेगा जो कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है या एंड प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये खास तौर पर जो टेंजिबल आउटपुट्स होंगे या टेंजिबल आउटकम्स होंगे, ये उनके केस में आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा। क्योंकि सर्विस अगर जब बात करते हैं तो सर्विस के लिए तो ज़रूरी है कि आपको दोनों पार्टीज, जो बायर और जो सेलर है, वो मिले एक जगह पर। तो चूंकि वहाँ पर एक जगह पर मिलना ज़रूरी है और तभी आप उसे प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ सर्विसेज में ये ओवर प्रोडक्शन की केसेस आपको कम देखने को मिलेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, आपके जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट दैट इजंट यूज्ड इन अ प्रोसेस,
कुछ प्रोसेसेस के अंदर आपको इक्विपमेंट सब तैयार करने पड़ते हैं। तो आप कई बार अगर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स को प्रिपेयर करके रखते हैं जो कि उस प्रोसेस में यूज़ नहीं होने वाले हैं, तो ये भी एक तरह का ओवर प्रोडक्शन है। जैसे मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करें आपका एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में ओटी थिएटर है जहाँ पे पर्टिकुलर डे में 10 ऑपरेशंस होने हैं, या एक लिमिट है कि 10 के लगभग ऑपरेशन होते हैं। तो कई बार ये होता है कि हम लोग ऑपरेशन की ट्रे होती है जिसमें सभी इक्विपमेंट्स प्रिपेयर करके रखे जाते हैं, 20 या अगर 25 अगर हम रखते हैं तो एक तरह का लॉस है हमारा, या एक तरह का ओवर प्रोडक्शन है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओवर प्रोडक्शन भी दो तरह का होता है। एक ओवर प्रोडक्शन जो कि लॉस है, और एक रिक्वायर्ड। अगर आपका हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर अगर आपको 10 ट्रे अगर आपको प्रिपेयर करके रखनी है और आप 2 या 3 एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि अगर किसी इमरजेंसी के केस में अगर आपको हॉस्पिटल ऑपरेशन की किट की अगर ज़रूरत है और उस ऑपरेशन किट को प्रिपेयर करके रखते हैं, तो ये तो हो गया आपका रिक्वायर्ड। बट अगर आप उस लिमिट से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जाते हैं तो ये हो गया आपके लिए ओवर प्रोडक्शन। सपोज करें आपकी शॉप है जो कि बर्गर प्रोड्यूस करती है, पर अगर बर्गर के लिए अगर आप डेली जो प्रिपरेशन आप करके रखते हैं वो 50 कस्टमर्स के लिए या 100 कस्टमर्स के लिए रखते हैं, बट 100 से अगर आप बफर बना के रखना चाहते हैं कि कभी अगर कस्टमर ज़्यादा आ जाए तो आप 100 से एक जगह 10 रख सकते हैं, एक्स्ट्रा रख सकते हैं। बट अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं और उस रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा अगर आप लेके जाते हैं तो ये बट ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है। लॉस किस तरह से है कि अगर आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी जो कॉस्टिंग है, मटेरियल कॉस्टिंग बढ़ेगी, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्टिंग बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग बढ़ेगी, हर तरह की आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो उस कॉस्टिंग को कम से कम करने के लिए ओवर प्रोडक्शन आपको कम से कम करने की ज़रूरत है। और इससे फाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रॉपर प्लानिंग। आप जितने अच्छे अपने पास्ट डाटा को एनालाइज करेंगे, करंट मार्केट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, आप अपना इस ओवर प्रोडक्शन का जो वेस्ट है इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और तरह के वेस्ट की, जिसे हम कहते हैं करेक्शन या रिवर्क। कई बार या तो हमारी प्रोसेस फॉल्टी होती हैं, या हमारे जो एम्प्लॉयज या टीम मेंबर्स हैं उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, जिसके कारण हमें जो आउटपुट जनरेट करना होता है उस क्वालिटी का हम आउटपुट जनरेट नहीं कर पाते हैं। और बार बार हमें जो हमारा आउटपुट या सर्विसेज हैं उन्हें हमें रिवर्क करना पड़ता है। ये जो रिवर्क है ये ना सिर्फ हमारा टाइम लॉस करता है, साथ ही साथ में टाइम के साथ में हमारा जो मनी लॉस है, कैपेसिटी लॉस है, ये हर तरह के लॉस की तरफ हमको लेके जाता है। इसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी प्रोसेस में रिवर्क है या नहीं है, इसे हम आगे की कुछ कैलकुलेशन मेथड के थ्रू भी पता करना सीखेंगे कि किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। बट रिवर्क या जो करेक्शन है ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। इसे आपको कम करना है अपनी प्रोसेस के अंदर। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लियन ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बार बार लॉसेस की तरफ ना जाते हुए प्रॉफिट की तरफ जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या चीज़ें मेंशन की हुई है, 2 ways टू एलिमिनेट रिवर्क और करेक्शन। देखिए 2 तरीके हैं, आपकी जो प्रोसेस है उसके अंदर से रिवर्क को या करेक्शन की जो प्रॉब्लम है उसे रिमूव करने का। रूट कॉज ऑफ रिवर्क मस्ट बी एड्रेस्ड। जो भी आपके रिवर्क का जो रूट कॉज है उसे आपको एड्रेस करना हो। देखिए रूट कॉज कुछ भी हो सकता है, हो सकता है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो, रॉ मटेरियल आपने जो यूज़ किया है, जो आपने इन्वर्ट किया है, ये प्रॉपर क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं हो सकता है कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन थी आपने उसे इनिशियली एड्रेस नहीं किया हो, आपने उसे समझा नहीं और आपने वर्क स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि आपने वर्क स्टार्ट कर दिया है, फिर आपको पता लगता है कि हमें इसमें कुछ प्रोसेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और है, आपको उसको फिर से एड्रेस करना पड़ता है। तो ये इस तरह के जो रिवर्क हैं, इन रिवर्क को आपको हटाना पड़ेगा। यही आपका रूट कॉज है रिवर्क के लिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड क्रिएट क्वालिटी स्टेप्स दैट रिड्यूस रिवर्क वेस्ट। आपकी प्रोसेस की जितनी भी स्टेप्स हैं वो जितनी प्रॉपरली डिफाइंड होंगी, उतने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो आपका जो भी सबसे पहली चीज़ तो रिवर्क आपका कम से कम होगा। दूसरी चीज़, अगर रिवर्क करना भी पड़ता है और प्रोसेस आपकी स्टेप अगर प्रॉपरली डिफाइन है, तो किस जगह के कारण प्रॉब्लम आ रही है या किन पॉइंट्स के कारण ये जो वेस्ट या करेक्शन जनरेट हो रहा है, उसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
रिवर्क आपका कंज्यूम करता है टाइम और रिसोर्सेस, बट ऑब्वियस सी बात है आपको एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार अगर करना पड़ रहा है तो आपके टाइम भी लगेंगे, आपके रिसोर्सेज भी लगेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी कम होगी, आपकी चाहे टॉप लाइन बढ़ जाए बट आपकी बॉटम लाइन आपकी बट ऑब्वियस सी बात है कम होगी। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप आपका जो रिवर्क है उसे कम से कम रखें। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा अगर कोई कारण होता है इस तरह की रिवर्क आने का तो वो होता है रॉन्ग कम्युनिकेशन। अगर कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन का इनसाइड का कस्टमर हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का कस्टमर हो, अगर उससे आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, ये समझेंगे कि ये आप एग्जैक्ट क्या चाहते हैं ताकि हम आपको वही चीज़ प्रोड्यूस कर सके, आप उससे प्रॉपर स्पेसिफिकेशन लेंगे और अपना कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो आपको बार बार करेक्शन या रिवर्क नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा जो वेस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो होता है इन्वेंट्री। ऑर्गेनाइजेशंस अपने अंदर अपने लिए अपना जो मटेरियल है उसे प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेंट्री क्रिएट करती है। ये इन्वेंट्री कई बार सीजनल होती भी सीजनल रीजन से भी होती है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी होती है। तो आप इस इन्वेंट्री को जितना कम से कम रखेंगे उतना बेहतर है। जब कस्टमर आपका जब चाहता है कि उसे सर्विसेज मिले, जब वो चाहता है उसे प्रोडक्ट मिले, आप अगर तभी उसे डिलीवर करते हैं तो आपके जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम होगी और एक तरह का आपका वेस्ट कम होता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या है। और प्रोडक्शन, आप जितना ज़्यादा और प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। आइटम आर परचेज्ड आर क्रिएटेड बिफोर इट नीडेड। किसी भी सामान को तब तैयार करना जब उसकी ज़रूरत नहीं हो। आप उसको बहुत वेल इन एडवांस अगर तैयार करके रखते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आपकी जो कॉस्टिंग है ये बढ़ेगी क्योंकि आपकी इन्वेंट्री की पाइल बढ़ेगी। अच्छा देखिए, इन्वेंट्री सिर्फ अपने साथ में इन्वेंट्री कॉस्ट लेके नहीं आती, उसकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी आती है, साथ ही साथ में उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट भी आती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आती है। क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है अगर आपने इन्वेंट्री बड़ी रखी हुई है तो आपको बड़े गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी, स्टोरेज कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होगी उसको मेंटेन करना, उसका रेंट, उसे उतनी पूरी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज, एम्प्लॉय, इन सब का खर्चा आपका बढ़ता रहेगा। इसलिए इन्वेंट्रीज को आपको हमेशा मिनिमाइज करके रखना है। जितने भी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर इन्वेंट्री के जो इश्यूज हैं ये हमेशा रहते हैं। देखिए, किसी भी मटेरियल या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है ये एक बड़ा कॉज होता है जिसके अंदर आपको इन्वेंट्री क्रिएट करके रखनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोसेस के अंदर इन्वेंट्री कम से कम हो तो आप बैच प्रोसेस को अगर आप बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर ही काम करते हैं तो आपको प्रॉपरली मैनेज करना होगा कि आप किस तरह से इन्वेंट्री को कम से कम रखेंगे। और जितना आप स्मार्टली यूज़ करेंगे अपना बैच प्रोसेसिंग सिस्टम और उसको हैंडल करेंगे उतनी ही कम आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो ये होगी इन्वेंट्री होगी ये कम होती चली जाएगी। देखिए, आपका जितना भी तरह का रॉ मटेरियल है और एम्प्लॉयज़ हैं, इनको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जितना ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ता है, जितना ज़्यादा उनका मोशन होता है, ये भी एक तरह का वेस्ट है। क्योंकि बट ऑब्वियस बात है कोई भी कस्टमर आपको उस मोशन के लिए पेमेंट नहीं कर रहा है। अगर आप कहें कि मैं हमारा जो मटेरियल है चांद से घूम के वापस आपके पास में आया है और आप किसी कस्टमर से कहें कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप हमें इसके लिए चांद से घूम के आने का पैसा दीजिए, तो वो आपको कभी नहीं देगा। वो उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जो वैल्यू एडिशन उसे चाहिए, अगर वो वैल्यू एडिशन उसे मिलेगा तो वो उसी चीज़ के लिए आपको पैसा देगा। तो इसलिए जितने भी अननेसेसरी मोशंस हैं, अननेसेसरी मूवमेंट है, उसे आपको कम से कम रखना है। आपको अगर इसे आइडेंटिफाई करना हो कि हमारे प्रोसेस के अंदर अननेसेसरी मूवमेंट या मोशन है या नहीं है, तो एक तरह का चार्ट बनाया जाता है जिसे स्पैघेटी चार्ट कहा जाता है। उसे आप बनाकर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अननेसेसरी या अनरिक्वायर्ड मूवमेंट को। देखिए, अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। हाउ रॉ मटेरियल एंड एम्प्लॉय मूव इन प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल या एम्प्लॉय किस तरह से मूव कर रहे हैं। रिलेवेंट टू पीपल पावर्ड प्रोसेस। ऐसी जितनी भी प्रोसेस है
जिसमें लोगों का काम ज़्यादा होता है, मशीन्स का काम कम से कम होता है। उस तरह की प्रोसेस में आपको ये मोशन स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मोशन स्टडी है ये आपको बहुत कुछ हेल्प कर सकती है मोशन मूवमेंट को कम आइडेंटिफाई करने में और उसे रिड्यूस करने में। सपोज करें कि एक एम्प्लॉय है आपका जो बार बार जो टाइपिंग करता है आपके लिए, पर वो उसकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है, पर चूंकि वो कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाता है, इसलिए उसे बार बार बैक स्पेस जो बटन है उसका यूज़ करना पड़ता है। वो बैक स्पेस बटन को बार बार दबाता है। तो एक बार क्या किया, पहली बार उसने कुछ टाइप किया, एक पूरा सेंटेंस लिखा या कुछ वर्ड्स लिखे, और फिर उसे वो मिटा रहा है, इरेज कर रहा है बैक स्पेस बटन का यूज़ करके। अगर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है तो सीधी सी बात है, आपका जो समय है ये भी खराब हो रहा है, और ना सिर्फ आपका समय खराब हो रहा है, आप जितना प्रोडक्टिविटी अपने टाइपिस्ट से चाहते हैं वो आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से बैक स्पेस को भी अवॉइड आपको करना पड़ेगा, ताकि आपका जो अननेसेसरी मूवमेंट है या अननेसेसरी जो मोशन है उसे आप रिड्यूस कर सकें। चलिए, हमने डिस्कस कर लिया है कि सप्पा घाटी जो डायग्राम है इसका आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के मोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट तरह का एक वेस्ट देखते हैं, कन्वेंस। फिजिकल मूवमेंट ऑफ आइटम है ना, या इजी, ये सबसे ज़्यादा इजी होता है इसको आइडेंटिफाई करना, इसे हम कहते हैं कन्वेंस का वेस्ट या डिजिटल मूवमेंट ऑफ डाटा। अगर आपकी प्रोसेस के अंदर कोई आइटम है, वो अगर जो मूव कर रहा है, देखिए मोशन और कन्वेंस ये अलग अलग चीज़ें हैं। मोशन पर्टिकुलर एरिया के अंदर होगा, और कन्वेंस आपका जो पूरा बंच है वो किस तरह से फ्लो करेगा ये वहां पर डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपको ये जो दोनों तरह के वेस्ट हैं, मतलब प्रोसेस के अंदर भी, और वो जो पूरी प्रोसेस को जो टच करता हुआ आपको जो मटेरियल जा रहा है वो उसके अंदर उसका किस तरह से मूवमेंट है, इन दोनों को आपको हटाना है। इन दोनों तरह का जो वेस्ट है उन्हें मैनेज करना है। कन्वेंस इज सिमिलर टू द मोड ऑफ मूवमेंट। जो कन्वेंस है ये मूवमेंट की मोड ऑफ मूवमेंट की तरह ही है। कन्वेंस इज इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ आउटपुट, प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज। जो कन्वेंस है मूवमेंट ऑफ आउटपुट, आउटपुट आपका किस तरह से मूव कर रहा है, प्रोडक्ट्स या रिसोर्सेज किस तरह से मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरे की जगह के लिए, इसे ही हम कन्वेंस वेस्ट कहते हैं। मूड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो मूडा है ट्रांसपोर्टेशन का, हमने चूंकि मूडा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको ये दिखा देता हूँ। 3 तरह के वेस्ट हैं, मूडा, मूरा और मूरी। वेस्ट, ओवरबर्डन और फ्लक्चुएशन। तो ये जो मूडा है, मूडा मतलब आपका ये जो वेस्ट है, इसे आपको रिमूव करना है। ठीक है, कन्वेंस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट और रिसोर्सेज, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सेपेगेटिक डायग्राम, फिजिकल कन्वेंस सिचुएशन, प्रोसेस में देखिए 2-3 चीज़ें आपको, अगर आपको कन्वेंस के से वेस्ट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये 3-4 चीज़ें आप अगर बनाते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसे आइडेंटिफिकेशन भी इजी है और इम्प्रूवमेंट भी इजी है। एक है आपका सेपेगेटी डायग्राम, एक है प्रोसेस मैप और एक है वैल्यू स्ट्रीम मैप। तो इन 3 की मदद से आप आपके जो कन्वेंस का जो वेस्ट है उसे इजीली आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, और फिर आप प्लान कर पाएंगे कि आपको उसे किस तरह से हटाना है। देखिए, कन्वेंस का किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक सीईओ है, उसे अपने सुपरवाइजर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो ट्रेडिशनल चैनल के थ्रू चलेगा, ट्रेडिशनल चैनल मतलब वो अपने सीईओ जो है डायरेक्टर को कहेगा, डायरेक्टर मैनेजर को कहेगा, मैनेजर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को कहेगा, और जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो सुपरवाइजर को कहेगा। सुपरवाइजर अल्टीमेटली उस प्रोसेस को या रिजल्ट को जनरेट करेगा, जो भी डाटा है उसे प्रिपेयर करेगा, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगा, उसे अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को देगा, मैनेजर को देगा, मैनेजर डायरेक्टर को देगा और डायरेक्टर सीईओ को देगा। अगर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कॉलिंग के लिए इतनी बड़ी प्रोसेस को अगर रन करना पड़ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो प्रोसेस के अंदर जो कन्वेंस जो है
ये कन्वेंस का जो वेस्ट है बहुत ज़्यादा है, जबकि केवल 2 ही लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। सीईओ सीधा सुपरवाइजर से पूछे और सुपरवाइजर सीधा सीईओ को रिपोर्ट कर दे कि ये चीज़ें उसको, जो उसने रिपोर्ट मांगी थी उसमें ये चीज़ें हैं। अच्छा, चूंकि आज के समय हम डिजिटल युग में रह रहे हैं तो इस चीज़ को करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सीईओ को जो भी रिपोर्ट्स चाहिए वो अगर डैशबोर्ड के फॉर्म में उस तक पहुंच रही हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू, एसएपी वगैरह के किसी टूल्स के थ्रू अगर उस तक पहुंच रही हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह के वेस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, तो हमने एक कन्वेंस का जो वेस्ट है इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। अब एक तरह का वेस्ट होता है ओवर प्रोसेसिंग। अगर मैं इसे बहुत ही सामान्य शब्दों में कहूँ तो आप इस तरह की एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसके लिए आपका जो कस्टमर है वो आपको पे करने को तैयार नहीं है, या उसे लगता है कि इसके बगैर भी उसका काम चल सकता है। देखिए, हमको जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसकी क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप ओवर प्रोसेसिंग करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है उस ओवर प्रोसेसिंग के लिए कस्टमर आपको पे करने को तैयार नहीं है। जैसे सपोज करें एक शाफ्ट है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में लगती है, उसके लिए अगर आपने एक सुपरवाइज़र रखा हुआ है या एक क्वालिटी इंजीनियर रखा हुआ है जो चेक करेगा कि जो शाफ्ट है ये प्रॉपर बनी है या नहीं बनी है, तब तो ठीक है। पर उसी चेकिंग के लिए अगर आपने 3 से 4 लोग अगर रखे हुए हैं तो सीधी सी बात है 4 लोग अगर आप रखेंगे, उनकी सैलरी कॉस्ट, वेजेस की कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी और अल्टीमेटली कस्टमर को इसे पे करना पड़ेगा। तो आप क्वालिटी के नाम पे आप इस तरह का वेस्ट को कभी भी कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इतने हाई प्राइस के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें वो, बट ऑब्वियस सी बात है कस्टमर उनसे दूर हो जाएगा। तो हमें ओवर प्रोसेसिंग की जितनी भी वेस्ट हैं उनसे बचना है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ए एम्प्लॉय और प्रोसेस इनपुट मोर रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज देन इज वैल्यूड बाय द कस्टमर, कि कस्टमर उन चीज़ों के लिए आप पे करने को रेडी नहीं है। अगर आप वो भी प्रोसेस कर रहे हैं अननेसेसरी, तो ये एक तरह का वेस्ट है। क्या क्या कारण होते हैं और प्रोसेसिंग के? इग्नोरेंस, अगर आप चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत है और उस परफेक्शन के लिए आप अपने जो क्वालिटी इंजीनियर हैं बजाय उसकी ट्रेनिंग पे काम करने का उनकी क्वांटिटी अगर आप बढ़ा देते हैं तो भी ये एक तरह की और प्रोसेसिंग है। एक्साइटमेंट, लैक ऑफ ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ की अगर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको बार बार प्रोसेसिंग करना पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोसेसिंग कम से कम करना पड़े तो आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, टीम मेंबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। टारगेट ऑफ एनी प्रोसेस टू मीट एंड यूजर एक्सपेक्टेशन, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, पेंटिंग ऑन दैट एरिया विच इज़ नॉट सीन। सपोज करें आपकी कार है कार के ऊपर आपने बहुत अच्छे तरह से कलर की कोटिंग की हुई है, पर उसका जो बॉटम एरिया है ऐसा एरिया जो कभी भी कस्टमर नहीं देख पाएगा। अगर आप उसकी भी उसी लेवल की पेंटिंग के थ्रू अगर कोटिंग करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आपकी सिर्फ पेंटिंग की कॉस्ट तो बढ़ेगी, पर आपका जो कस्टमर है वो उस कॉस्ट की, बढ़ती हुई कॉस्ट को बेयर करने के लिए पेमेंट देने को आपको तैयार नहीं है, क्योंकि उससे कोई उसको वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा है। उसकी वैल्यू एडिशन कब मिलेगा? जब उसका टॉप प्रॉपर दिखेगा। आपको पेंटिंग आपके कार के निचले हिस्से पे तब तक करनी है ताकि वो रस्ट उसके ऊपर ना लगे, वो वियर एंड टियर लॉसेस का उसका कम से कम हो। पर अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा अगर करते हैं तो बट ऑब्वियसली बात है वो और प्रोसेसिंग होगी। सपोज करें आप घर पे जो खाना, हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, घर पे अगर खाना बना रहे हैं, अगर हम उसे बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर देंगे तो बट ऑब्वियसली बात है वो जल जाएगा। उतना जला हुआ खाना भी कोई खाना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको आपकी प्रोसेस के अंदर कितना प्रोसेस करना है और किस लिमिट के बाद में आपको प्रोसेस करना छोड़ देना है, ताकि आपका कस्टमर भी हैप्पी रहे और आपकी जो कॉस्टिंग है ये भी कम से कम रहे। एक और वेस्ट है जिसके कारण कस्टमर सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो होता है वेट। अगर आपकी प्रोसेस के अंदर आपका जो वर्क इन प्रोग्रेस का जो मटेरियल है उससे अगर कहीं वेट करना पड़ रहा है, या आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें अगर एक लिमिट से ज़्यादा अगर वेट करना पड़ता है,
तो ये भी कस्टमर्स के अंदर डिससेटिस्फेक्शन जनरेट करता है। एक्चुअली हम लोगों ने एक टूल बना के दिया था एक समय में एक डेंटिस्ट को, वो उस टूल को आज भी हैप्पीली यूज़ कर रहे हैं। उनके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो पेशेंट्स जो थे उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। उनका प्रॉपर एक टाइमिंग सिस्टम या अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं था। चूँकि स्टाफ ट्रेंड नहीं था तो हमने उनकी ट्रेनिंग भी की और साथ ही साथ में उन्हें पूरा का पूरा एक सिस्टम बना के दिया ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं या उनके जो पेशेंट्स हैं उन्हें वेट कम से कम करना पड़े, उनके पास में कम जगह में भी वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपने कस्टमर्स को एड्रेस कर पाए। तो आपका जो वेटिंग टाइम है आपको इसे कम से कम करना है किसी भी प्रोसेस के लिए। चलिए तो अब हम इसे समझते हैं। एनी आइडियल टाइम इन प्रोसेस ऑफ मशीनरी आर पीपल, किसी भी प्रोसेस या मशीनरी के अंदर किसी भी प्रोसेस के अंदर मशीनरी या पीपल्स के जो वेटिंग आइडियल टाइम है जिसमें वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसे कम से कम करना ही आपका होता है वेटिंग वेस्ट को रिड्यूस करना। देखिए आपको वेटिंग का जो वेस्ट है ये कब कब आपको देखने को मिलता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें इसे समझना चाहिए कि जब प्रोसेस प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड नहीं हो, अगर कोऑर्डिनेशन की कमी है आपकी प्रोसेस के अंदर, तो या तो आपके एम्प्लॉयज़ को या आपके टीम मेंबर्स को वेट करना पड़ेगा या आपके कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, और दोनों ही परिस्थितियों में आपका लॉस बढ़ता जाएगा। जब प्रोसेस अनरिलायबल हो, अगर आपकी प्रोसेस के अंदर रिलायबिलिटी का इशू है और जो आउटपुट आप जनरेट करना चाहते हैं अगर जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो भी एक तरह का लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वेटिंग लॉस आपकी प्रोसेस में हो रहा है। अगर आपकी जो बैच साइज है ये अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर बैच साइज बड़ी है तो बट ऑब्वियस सी बात है उतनी बड़ी बैच साइज तक जब तक आप पूरी बैच को प्रिपेयर नहीं कर लेंगे तब तक आपके जो इनिशियल जो मटेरियल आपका तैयार हुआ है उसे वेट करना पड़ेगा और आपका जो लॉसेस है ये बढ़ेगा। लॉन्ग चेंज ओवर बिटवीन स्टाफ और मशीन, अगर प्रोसेस के अंदर आपको बार बार शिफ्ट चेंज करनी पड़ रही है या अगर आप चेंज ओवर लेते हैं और उस दौरान आपकी मशीन को या स्टाफ को अगर चेंज ओवर में समय बर्बाद करता है तो आपके जो कस्टमर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। कुछ हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, खास तौर पे जब हमारी फैक्ट्रीज के अंदर शिफ्ट चेंज होती हैं और जो प्रीवियस जो बैच थी, प्रीवियस एम्प्लॉयज़ की जो बैच थी, उन्हें अगर काम करते करते अपनी जगह को छोड़ के जाने में और अपना जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसे अपने न्यू बैच मेंबर्स को हैंड ओवर करने में अगर बहुत ज़्यादा समय लगता है तो इसके कारण जो वेटिंग टाइम है या वेटिंग लॉस है ये आपका बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी पेट्रोल पंप पे जाएं या मॉल के अंदर जाएं और जब एम्प्लॉयज़ का शिफ्ट चेंज होती है तो उन्हें कई बार ये होता है कि उन्हें जब शिफ्ट को एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय को जब वो ट्रांसफ़र होती हैं तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, मनी पूरा रोटेशन करना पड़ता है, पूरा एक एक पैसा गिन के देना पड़ता है। अगर उस प्रोसेस का समय बढ़ता जाता है तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनका वेटिंग टाइम बढ़ेगा और बट ऑब्वियस सी बात है कि आप जितना वेटिंग टाइम बढ़ेगा उतना ही कस्टमर्स के अंदर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। देखिए कुछ अलग तरह के भी वेस्ट हैं, हमने अभी तक 7 वेस्ट तो देख लिए हैं, पर कुछ अलग तरह के भी वेस्ट हैं जो कि दिखते नहीं हैं बट वो होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टैलेंट। आपके साथ में एक टीम मेंबर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो जिस करंट प्रोसेस पे काम कर रहा है उससे कहीं बेहतर प्रोसेस के ऊपर वो काम कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, ट्रेनिंग ज़्यादा है, बट फिर भी वो लोअर लेवल की प्रोसेस पे काम कर रहा है, अपर लेवल की प्रोसेस पे काम नहीं कर रहा है। तो आप उसमें 2 तरह का लॉस कर रहे हैं। पहला, आप उसको डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं आप, क्योंकि वो जो टैलेंट है आप उसको टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप जो अपना जो टीम मेंबर है उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को भी हैम्पर कर रहे हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग जितने ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेंगे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारी जो प्रोसेस है उसमें टैलेंट को भी वेस्ट नहीं होने देना है। तो आइए देखते हैं हम टैलेंट वेस्ट के लिए हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। इफ प्रोसेस नॉट यूज अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज,
हायरिंग रॉन्ग टाइप ऑफ पीपल, अगर आपने अपनी जो प्रोसेस है उन्हें अगर प्रॉपरली अगर हायर नहीं किया हुआ है, आपका अगर आपको हाई कैटेगरी के टीम मेंबर्स चाहिए, आपने लो कैटेगरी के टीम मेंबर्स हायर कर लिए, या आपकी जो प्रोसेस में अगर लो कैटेगरी के भी टीम मेंबर्स होते हैं तो भी अगर काम हो जाता है, और आपने बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड और ट्रेंड अगर लोगों को हायर कर लिया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये उनका टैलेंट लॉस है। पुटिंग स्टाफ इन रॉन्ग पोजीशन, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली फर्स्ट जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू होता है तो किसी भी तरह के लोगों को लेके आ जाया जाता है, और चूंकि वो लोग आ चुके हैं उन्हें बाहर निकालना मुश्किल है ना, और जो नए टैलेंटेड लोग हैं उन्हें आपको थोड़ा सा बॉटम में जगह देना पड़ती है, या थोड़ा सा मिडिल में या लोअर साइड आपको लेके जाना पड़ता है, तो भी आपको एक तरह का लॉस बेयर करना पड़ता है। तो ये भी पुटिंग स्टाफ इन रॉन्ग पोजीशन, ये एक बहुत बड़ा लॉस है। इग्नोरिंग स्टाफ ग्रोथ पोटेंशियल, आप किसी टीम मेंबर के अगर प्रॉपर पोटेंशियल का ध्यान नहीं रखते हैं और उससे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, तो ये भी एक तरह का टैलेंट लॉस है। कुछ अदर तरह के भी लॉसेस हैं। आइडियाज़, देखिए अब प्रोसेस के अंदर काम करते करते बहुत सारे लोग आपके पास में बहुत सारे तरीके के आइडियाज़, थॉट, ओपिनियन या कुछ सजेशंस लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट एसोसिएटेड हैं। पर अगर हमारे पास में कोई मैकेनिज्म नहीं है जो उन आइडियाज़ को सपोर्ट कर सके, रिकॉर्ड कर सके, उन्हें इवेल्युएट कर सके और उन्हें आउटपुट की तरफ लेके जा सके, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ है ये लॉस हो जाते हैं। और चूंकि ये लॉस हो जाते हैं इसलिए ये भी हमारे लिए एक तरह का वेस्ट है। तो इस तरह के आइडियाज़ लॉसेस से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, ताकि जितने भी तरह के आइडियाज़ लॉसेस हैं उन्हें आप कम से कम कर रखें। आइए हम देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है। थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ पीपल आर डिस्काउंटेड, अवॉइडिंग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, स्टाफ मेंबर माइट थिंक दे डोंट हैव एनीथिंग रियल टू कंट्रीब्यूट, माइट फील लाइक देयर आइडियाज वोंट बी हियर्ड, कुड बी एनेक्शियस अबाउट लुकिंग सिली आर इग्नोरेंट। देखिए कुल मिला के बात वही है, आपके थॉट्स प्रोसेस, आपके जो जितने भी थॉट प्रोसेस है, या अगर आपके दिमाग से कुछ चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, कोई आइडिया जनरेट कर रहे हैं और वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक तरह का वेस्ट है। इसे जितना कम से कम कर सके ये सबसे बेहतर है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अच्छा टूल है जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। देखिए एक वेस्ट और है जिसके ऊपर हम बहुत कम ध्यान देते हैं, ये है कैपिटल या कैश। ऑर्गेनाइजेशन अपनी डे टू डे बिजनेस प्रोसेस के थ्रू कैश जनरेट करती है, बट ऑब्वियसली बात है एक लिमिटेड कैश अमाउंट तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, एक लिमिटेड कैपिटल तो चाहिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, बट उससे एक लिमिट से ज़्यादा कैश होल्ड करके रखना यह भी एक तरह का लॉस है, क्योंकि आप इंटरेस्ट का लॉस कर रहे हैं। उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट के अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप नई जो अपॉर्चुनिटी है उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं। मार्केट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी आपको हो सकती है जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तो उस कैश को आप किस तरह से यूटिलाइज करें या उस जो अवेलेबल कैपिटल है उसका उस तरह से यूटिलाइज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट उस प्रोसेस पैसे का यूज़ करके आप कुछ तैयार कर सकें। सीधी सी बात है, आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए 24 घंटे। जितनी ज़रूरत है उसे अपने पास में रखिए, बाकी पूरे पैसों को काम पे लगाइए। यही इस वेस्ट का मकसद है, इस वेस्ट को आइडेंटिफाई करना और उसे रिड्यूस करना, ये हमारा मकसद है। देखिए हम जब भी वेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास में दो तरह के वेस्ट हैं, या अगर हम बात करें मूडा तो दो तरह के मूडा हैं हमारे पास में। पहला है जो मूडा है, ये इस तरह के नॉन वैल्यू एडेड टास्क या एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका कि वास्तव में वो दिख रहे हैं आपको कि नॉन वैल्यू एडेड है, बट वो इसेंशियल है। वो इसेंशियल किसी भी कारण से हो सकते हैं, या तो लीगल रिक्वायरमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह के वेस्ट को आपको कभी भी रिमूव नहीं करना है,
इन्हें सिर्फ आपको मैनेज करना है। बट जो टाइप 2 मूडा है, इस तरह की एक्टिविटीज या नॉन वैल्यू एडेड टास्क जो कि जरूरी भी नहीं है और जिन्हें आप रिमूव भी कर सकते हैं, इस तरह के सारी की सभी चीज़ों को आपको जो टाइप 2 मूडा है उसे आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, टाइप 1 मूडा को रिमूव नहीं करना है और टाइप 2 मूडा को आपको रिमूव करना है। देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नॉन वैल्यू एडेड टास्क इसेंशियल आर रिक्वायर्ड बाय सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल है इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल गुड। बट ऑब्वियसली बात है कि जो प्रोड्यूस आपने किया है उसको आपको फाइनली जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो आपकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर, बट फाइनल इंस्पेक्शन जरूरी है ताकि किसी तरह का कोई डिफेक्टिव मटेरियल कस्टमर को हैंड ओवर ना हो जाए और आपका जो कस्टमर है उसे बार बार आपको रिवर्क के लिए अप्रोच ना करना पड़े। तो इसलिए फाइनल इंस्पेक्शन जरूरी है, ये एक तरह की कॉस्ट है और इसे हम टाइप 1 मूडा की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अब है टाइप 2 मूडा। यहाँ पे एक पॉइंट हमने मिस कर दिया, मेक एसेंशियल मूडा एज एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एज पॉसिबल। यहाँ पे हमने पहले भी चर्चा की है कि इसमें आपको केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसे इफेक्टिव बना सकें, क्योंकि ये इसेंशियल चीज़ें हैं तो आप इसको एफिशिएंसी की तरफ आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आप किस तरह से इसे कॉस्ट इफेक्टिव रखेंगे आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। आपको इसे रिमूव करने के बारे में सोचना भी नहीं है। अब दूसरा होता है टाइप 2 मूडा, ऐसे नॉन वैल्यू एडेड टास्क जो कि इसेंशियल भी नहीं है और जिसे आप रिमूव भी कर सकते हैं, इसे ही हम कहते हैं टाइप 2 मूडा। तो जो इस तरह की एक्टिविटीज आपको आप देख लीजिए, हमने जितने भी तरह के आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं 7 तरह के वेस्ट हैं, उन्हें आप नोट डाउन कीजिए, अप्लाई कीजिए और रिमूव कीजिए। ठीक है, ये टाइप 1 और टाइप 2 मूडा हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि सिक्स सिग्मा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपका जो भी वर्क स्पेस है उस आप वर्किंग एरिया को किस तरह से क्लीन रखेंगे और किस तरह से विजुअली करेक्ट रखेंगे, इसी अप्रोच को हम कहते हैं 5S। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है और इसे अगर आप समझना चाहें, देखना चाहें तो आने वाली स्लाइड्स में आप सीख सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज आप जनरेट कर रहे हैं, वहाँ पर आप 5S की फिलॉसफी को अप्लाई कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को विजुअली करेक्ट कर सकते हैं। लियन अप्रोच टू ऑर्गेनाइज ए वर्क स्पेस। देखिए जो 5S की फिलॉसफी है ये जनरेट हुई है लियन से। अभी तक हमने इसे चूंकि हम जो देख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं वो लियन सिक्स सिग्मा है, इसलिए हम कुछ इससे लियंस के भी स्टडी करेंगे। तो जो 5S की फिलॉसफी है ये लियन से आती है। ठीक है, 5S रियलाइज ऑन विजुअलाइज क्यूज एंड अ क्लीन वर्क एरिया। आपके वर्क एरिया को किस तरह से साफ रखेंगे ये उससे रिलेटेड है। इसका फायदा आपको मिलता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। वर्किंग एरिया के अंदर जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम से कम होते हैं और वर्कफ्लो जो है ये प्रॉपर बनता है ताकि आपकी प्रोसेस के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वह कम से कम हो। 5S कौन कौन से हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 5S मतलब 5 ऐसे शब्द हैं जो कि S से शुरू हो रहे हैं, जिनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला है सॉर्ट, दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है शाइन, चौथा है स्टैंडर्डाइज्ड और पांचवा है सस्टेन। आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं। आइए दोस्तों, तो हम 5S का जो पहला S है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो पहला S हमारा कहता है सॉर्ट। सॉर्ट मतलब आपका जो भी वर्क स्पेस है उस पे से अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आपको हटाना है जो आपकी प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप यहाँ पे वर्क स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे जूते भी रखे हुए हैं, कुछ गमले भी रखे हुए हैं, टेबल्स भी रखी हुई हैं, किताबें भी रखी हुई हैं। तो जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है उन्हें वर्क स्पेस से हटाइए, यही है सॉर्टिंग। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है। ऑल आइटम्स और मटेरियल्स इन ए वर्क स्पेस आर रिव्यूड, रिमूव अननेसेसरी आइटम्स एंड कीपिंग अननेसेसरी रिसोर्सेस।
and keeping necessary resources. The sort step lets you take inventory of an area, discover unused or wasted resources, and make your room for recognition. Sort can also be applied with computerized processes. देखिए सॉर्टिंग की जो स्टेप्स हैं या सॉर्टिंग की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसे करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी वर्किंग एरिया है उस वर्किंग एरिया के हर मटेरियल या हर आइटम के ऊपर आप 3 टैग लगाइए, या मैं ये कहूँ 3 में से एक टैग लगाइए। सबसे पहला एक रेड कलर का टैग बनाइए, एक येलो कलर का टैग बनाइए और साथ ही साथ में एक वाइट कलर का टैग बनाइए। ऐसे जितने भी आइटम्स हैं जिन्हें आपको आपकी वर्किंग एरिया में रखना है उन्हें आप वाइट टैग से टैग कर दीजिए। दूसरा, ऐसे एरिया आइटम्स जिन्हें आपको आपके वर्किंग एरिया से हटाना है, जो प्योरली वेस्ट है, उन्हें आप रेड टैग से मेंशन कर दीजिए। थर्ड, ऐसे जितने भी एरिया आइटम्स हैं जिनके लिए आपको किसी डिसीजन टेकर की हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो अपने टीम मेंबर्स की, अपने सीनियर की या सुपरवाइजर की, या अपने जूनियर की, तो उन्हें आप येलो कर दीजिए। किससे आपको हेल्प चाहिए उसका नाम मेंशन कर दीजिए, टैग लगाइए। सीधा सीधा 1 घंटे के अंदर आपके जो पूरा वर्किंग एरिया है ये आप इसे सॉर्ट कीजिए। आपका वर्किंग एरिया जितना ज़्यादा सॉर्ट होगा उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी आपको ये जो एरर्स हैं या आपका जो वर्क स्पेस है उसे प्रॉपर बनाने में। इसके अलावा सॉर्टिंग करने की और भी दूसरे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कुछ पर्टिकुलर एरिया पे आप चाहते हैं कि वही आइटम रखा जाए तो उस एरिया को आप टैप करके या अलग अलग कलर की जो कलर टैप्स हैं उनको यूज़ करके आप रख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ सर्टेन कैटेगरी के ही आइटम्स रखे जाएं तो उस एरिया को आप टैपिंग कर सकते हैं, डस्टबिन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप जो आपका सॉर्टिंग का जो वेस्ट है या जो 5S की जो सॉर्टिंग की जो प्रोसेस है उसका यूज़ करके आप वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेट इन ऑर्डर। देखिए सेट इन ऑर्डर का एक बहुत सिंपल सा मतलब है, आपके वर्क स्पेस पे जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को आप एक कोई ना कोई जगह दीजिए। अब वो आपको लगता है कि ये प्रोसेस आपके प्रोसेस में आप काम में आने वाली चीज़ें हैं तो आप उसे हर एक चीज़ को व्यवस्थित जगह दीजिए। इसे ही हम कहते हैं सेट इन ऑर्डर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप आपके वर्क एरिया के अंदर या तो टैपिंग कर सकते हैं कि ये चीज़ को इसी जगह पर रखना है, कलर कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं ये काम आप, या फिर आपको कलर कोडिंग अगर आप नहीं करना चाहते हैं आप उनके ऊपर नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ताकि हर एक जो भी आइटम आपको लगता है कि प्रोसेस के लिए ज़रूरी है उसे आप एक प्रॉपर स्पेस दे पाएँ और उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख पाएँ। तो ये हो गया हमारा सेट इन ऑर्डर। अब हम बात करते हैं सुपर क्लीन या शाइन। सुपर क्लीन का मतलब यह है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ क्लीनिंग जो है ये आपको आइडेंटिफाई करनी है और उसे मेंटेन करना है। ना तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी है ना बहुत कम क्लीनिंग करनी है। जितना उस प्रोसेस के उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस स्पेस की रिक्वायरमेंट है उतनी आपको हाइजीन मेंटेन करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हाइजीन हम ऑपरेशन थिएटर में मेंटेन करते हैं उसी तरह की क्लीनलीनेस या शाइनिंग जो है हम रोड के ऊपर या रोड की जो सफाई की जब की जाती है तो वहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितनी क्लीनलीनेस चाहिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है, क्या उस प्लेस क्या कुछ उस प्रोसेस की डिमांड है। तो ये हो गया हमारा शाइन। इसके बाद में जो भी चीज़ें आपने की हैं उसको आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड वे के अंदर लेके जाना है। मेंटेन द प्रोसेस अचीव्ड इन ऑल प्रीवियस फेजेस। आपने अभी तक 3 स्टेप्स में जो कुछ भी किया है, सॉर्ट किया है, सेट इन ऑर्डर किया है और सुपर क्लीन किया है, उसको एक आपको स्टैंडर्ड जो है मेंटेन आपको करके रखना है। जैसे सपोज करें कि आप चाहते हैं कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना के रखना है, डस्ट पार्टिकल्स इतने ही होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड आपको बनाना है और उसे मेंटेन करना है। और इसके बाद में आता है सस्टेन। जो कुछ भी आपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन्हें आप कंटिन्यूस फॉलो करेंगे, इसे ही हम कहते हैं सस्टेन।
एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो द रूल्स दैट आर सेट अप फॉर स्टैंडर्डाइजिंग एंड सस्टेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने समझ लिया कि 5S किस तरह से है। अगर आपको लगता है कि आपको 5S को फॉलो करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए, हम एक चीज़ ये समझने, क्वेश्चन हमेशा राइज होगा कि हम 5S को फॉलो क्यों करें, या क्यों हम समझें कि हमें 5S में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो देखिए, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इश्यूज। अगर आपको रिस्क को और एक्सीडेंट्स को, अगर रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं और आप एक्सीडेंट को मिनिमाइज करके सेफ्टीज अगर आप एम्प्लॉयज की, टीम मेंबर्स की बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें 5S आपकी मदद करेगा। इंक्रीज कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन सच एज ओशास, OSHA। अगर आप OSHA की अगर आप सर्टिफिकेशंस लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ए फाउंडेशन दैट मेक्स एडिशनल इंप्रूवमेंट इजियर टू इम्प्लीमेंट। बेस्ट इज इजियर टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट। देखिए, आपकी प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूस ये एक्टिविटी है वेस्ट एलिमिनेशन की, तो उसमें 5S जो है ये आपकी एक तरह से मदद करेगा। प्रोडक्शन एंड क्वालिटी आर जनरली इम्प्रूव्ड। जनरली ये देखा गया है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5S की फिलोसफीज इंप्लीमेंट की जाती है तो आपके जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ये बढ़ती है। बट ऑब्वियस सी बात है, एक वर्क स्पेस है, एक आपका वर्क स्टेशन है, उस वर्क स्टेशन पे अगर 10 अननेसेसरी आइटम्स रखे हुए हैं और अगर आपको बार बार उनको मूव करना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर आइटम को सर्च करने के लिए, तो आपकी समय बढ़ता है, क्वालिटी आपकी, बट ऑब्वियस सी बात है, रिड्यूस होगी। बट वहीं अगर आपका वर्किंग एरिया क्लीन है तो इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो 5S के अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5S को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। लियन सिक्स सिग्मा के अंदर एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसे हम कहते हैं जस्ट इन टाइम। देखिए, आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। ये जो फिलॉसफी आई है टोयोटा की, ये कहाँ से आई है? जापान से। जापान एक कैसा एरिया है, एक टापू है, बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, उनसे मिलकर बना हुआ देश है, जिसके पास में अपना कोई बहुत बड़ा लैंड एरिया नहीं है। चूंकि उनके पास में अपना कोई लैंड एरिया नहीं है तो वो ये कभी भी नहीं चाहते कि उनकी जो प्रोसेस, चूंकि लैंड एरिया नहीं है तो उनके पास में बड़े बड़े प्लांट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए उन्हें एक ही प्रोडक्शन लाइन के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को रन करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो बहुत बड़ी इन्वेंट्री अपने पास में क्रिएट करके नहीं रख सकते हैं, या वर्क इन प्रोग्रेस बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो क्या चाहते हैं? वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके पास में आइटम तभी पहुंचे, मटेरियल तभी पहुंचे जब उसकी ज़रूरत हो। इसलिए उन्होंने इस फिलॉसफी को डेवलप किया है कि जस्ट इन टाइम, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तभी वो आप तक पहुंचेगा, जब ज़रूरत नहीं है तो वो आप तक नहीं पहुंचेगा। बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप इस जस्ट इन टाइम का मदद से आप आपकी जो सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है इसे आप कम से कम कर सकते हैं। क्योंकि सपोज करें एक आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और आपके पास आपको जो सीट्स की ज़रूरत है, जब वो असेंबल होनी है उसके 4 घंटे या 5 घंटे पहले अगर वो आप तक पहुँचेगी तो सीधी सी बात है, आपको उसे ज़्यादा स्टोर नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे जैसे ही वो आप तक पहुँची है, आपने उसे अपनी कार के अंदर असेंबल किया और आपकी कार को बाहर भेज दिया, तो आपको इन्वेंट्री कॉस्ट, अननेसेसरी मूवमेंट कॉस्ट आपकी सब कुछ कम हो गई है। इसलिए जस्ट इन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनके पास में या तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है या ऑप्शन नहीं है, स्पेस नहीं है, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, और हमने अलग अलग तरह के बेस्ट 5S और जस्ट इन टाइम को समझा है। अगर आपको कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी चीज़ें अभी आपने सीखी हैं या समझी हैं इसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ ही साथ में आप जितने भी बेहतर रिजल्ट्स हैं उन्हें आप हमारे साथ में शेयर करेंगे, ताकि हमें भी एक खुशी मिले कि हमने कुछ अच्छी चीज़ें आपको डिलीवर की हैं।
साथ ही साथ में एक रिक्वेस्ट और भी है कि हम लोगों का जो चैनल है इसे आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ में इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग भी हमारे जो नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करके अपने आप को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकें। थैंक यू।